तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे 6th हाउस से रिलेटेड एक पॉपुलर कार्मिक रेमेडी के बारे में, जो कि ये कहती है कि 6th हाउस की आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर रूटीन शामिल कर दें, मतलब कई सारे काम आप रूटीन से करना चालू कर दें, तो 6th हाउस की मुसीबतें कम हो जाती हैं। तो हम ये समझेंगे कि कितनी सच्चाई है इस रेमेडी में, और अगर ये रेमेडी काम करती है तो किस तरह से काम करती है, इसके डायनामिक्स क्या क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको कोई रोग होता है और आप डेली रूटीन से भगवान के मंदिर में जाना शुरू कर देते हैं, भगवान से बोलते हैं भगवान मेरा रोग ठीक कर दें। तो क्या इस तरह से ये काम करेगा? तो ये क्वेश्चन है कि इस तरह से काम करती है रेमेडी। या फिर और भी थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये शामिल कर देते हैं अपने रूटीन में कि मैं रूटीन से रोज़ रात को 2 घंटे मूवी देखूंगा एक, ठीक है। तो क्या इस तरह से काम कर देगी? मतलब सिंपली हम रूटीन शामिल कर देंगे तो हमारे 6th हाउस की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, या कुछ और डीप मीनिंग भी है इस रेमेडी में, ठीक है। पहले तो ये समझेंगे कि रेमेडी काम करती है नहीं करती है, प्लस ये समझेंगे रेमेडी काम करती भी है तो किस तरीके से करती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो रेमेडी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले एक चीज समझते हैं, थोड़ा सा 6th हाउस को समझते हैं। तो 6th हाउस जनरली रोग, ऋण, शत्रुओं का हाउस माना जाता है। मतलब माना जाता है आपको मुसीबतों का हाउस माना जाता है, ठीक है। 6th हाउस जॉब का भी हाउस माना जाता है, सर्विस का भी हाउस माना जाता है, सेवा का भी हाउस माना जाता है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को आप लेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे ऐसा कौन सी एक चीज़ है, मतलब हमने कई सारी चीज़ यहाँ पर बोल दी, ऐसे कौन सी एक चीज़ है जो कि 6th हाउस को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करती है? क्या वो रोग है? क्या वो शत्रु हैं? क्या वो सर्विस है? क्या वो सेवा है? ठीक है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से वो रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, इन सब में से सबसे जो महत्वपूर्ण एक जो एक चीज 6th हाउस को पूरे तरीके से डिफाइन करती है वो है ऋण, ठीक है। मतलब ये सब जो चीज़ें आपके ऊपर आ रही हैं, रोग भी आ रहा है, तो पिछले जन्म के कुछ कर्म बाकी हैं जो आपको चुकाने हैं, और वो रोग के रूप में आप चुका रहे हैं, ठीक है। सर्विस कर रहे हैं तो किसी न किसी तरीके से आप ऋण चुका रहे हैं, भले ही वो सर्विस आप किसी के लिए मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, और भले ही वो सर्विस आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ करके आप अपने कर्म जो है कर्म को ख़त्म करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो शत्रु हैं, तो शत्रु ऐसी पूरी संभावना है कि कुछ ना कुछ कर्म आपने पिछले जन्म में या हो सकता है इसी जन्म में किए हों, जिसकी वजह से वो शत्रु आपके हो गए हों, ठीक है। या तो उन शत्रुओं से आपको कुछ कर्म बाकी है, आपको कुछ लेना हो, या वो शत्रुओं को आपको कुछ देना हो, ठीक है। तो जो एक चीज़, जो एक टर्म जो 6th हाउस को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करती है वो होती है ऋण, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर कि जो हमारी रूटीन वाली जो कार्मिक रेमेडी है, क्या वो काम करती है कि नहीं करती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम 3 फिलॉसफीज समझते हैं। पहली बात, जब हम कह रहे हैं 6th हाउस सबसे प्रोमिनेंट तरीके से जो ऋण है वो 6th हाउस को डिफाइन करता है, ठीक है, तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि हम किसी भी कर्ज को चुकाते हैं या किसी भी डेब्ट को चुकाते हैं तो उसमें एक किस तरह की भावना होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, हमें अपोजिट कम्प्लीमेंट्री हाउसेस की थ्योरी को समझना होगा, हम उस पर आते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। क्योंकि 6th हाउस, जब हम 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो 12th हाउस उसमें नेचुरली आ जाता है, हम समझेंगे उस चीज़ को। और थर्ड है, 6th हाउस को हम मंडेन टास्क से भी जोड़ते हैं, तो वो क्यों जोड़ते हैं और कैसे वो हमारी इस वाली कार्मिक रेमेडी से जुड़ा हुआ है चीज़, उसको हम समझेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले हम डेब्ट पे आते हैं। तो डेब्ट दोस्तों या ऋण किसी को भी हम चुकाते हैं तो पहली चीज़ ये होती है, उसमें ये भावना होनी चाहिए कि बेसिकली उससे हम निष्काम, मतलब उससे हमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे आप कामना रखेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक से कर्जा लेते हैं और आपको सपोज़ हर महीने किस्त देनी पड़ी है, ठीक है, और आप ये भावना रखेंगे कि मेरे हर महीने पैसे जा रहे हैं, उससे मेरा नुकसान हो रहा है, तो पहली बात तो भावना गलत हो जाएगी। ठीक है, और हमारे संस्कृति में ये माना जाता है काम कोई भी करें, भावना उसके पीछे अच्छी हो तो काम बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। ठीक है, भावना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो पहली बात तो भावना ही आपकी गलत हो गई। दूसरी बात, जब आप भावना गलत रखेंगे तो हो सकता है आप और कम कर्म बंधन बनाएं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप कोशिश करें उससे बचने की जो चीज़, देखिए, जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसके लिए किसी तरह का कामना रखना एक तरह का गलत बात है। ठीक है, मतलब क्योंकि वो दूसरे की चीज़ है, आपको दूसरे को देनी है, तो किसी तरह की कामना नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का पाने की आसक्ति उस चीज़ से हमें नहीं होनी चाहिए जो चीज़ हमें ऋण के रूप में देनी है। ठीक है, मान लीजिए आप दोस्त से एक पैसे ऋण लेते हैं, ठीक है, दोस्त से उधार लेते हैं और आप ये सोचते हैं कि भाई मैं उसको उधार वापस ना करूं, तो या बैंक से उधार लेते हैं और आप ये सोचते हैं मैं उसको उधार वापस ना करूं, तो वो किसी ना किसी रूप में आपको जनरली देना ही पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपको जेल हो जाए। ठीक है, जेल नहीं भी होगी, बैंक वाले आपके पीछे पड़ेंगे, मानसिक परेशानी देंगे, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ठीक है, और ये तो रही सरकार की बात, दोस्तों की बात। ठीक है, नेचर से आप बच नहीं सकते, वो ऋण किसी ना किसी रूप में आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि जॉब जब कर रहे होते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन जैसे ही वो जॉब छोड़ते हैं, ठीक है, कई तरह की दिक्कतें उनके सामने आ जाती हैं, कई तरह के उनको रोग हो जाते हैं, कई लोगों से दुश्मनी हो जाती है। जनरली आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी उनकी ज़िंदगी में मुक्ति लिखी नहीं थी, फिर भी वो, क्योंकि थोड़ा फ्री विल का भी पार्ट होता है सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस क्या कुंडली में हर जगह थोड़ा बहुत फ्री विल का पार्ट होता है, वो उन्हें यूज़ कर ये तो कर लिया कि भाई हम ऋण से बच जाएं, लेकिन नेचर से पावरफुल हम नहीं है, उस ऋण से बचना बड़ा मुश्किल है। तो पहली चीज़ ये कि ऋण को इस तरह से दें, ऋण में जो भी चीज़ आप दे रहे हैं उससे किसी तरह की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये रही। अब दूसरी चीज़ होती है अपोजिट हाउस की थ्योरी। ठीक है, कुंडली में जो भी हाउसेस हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हाउसेस होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है वो एक दूसरे के पूरक हाउसेस होते हैं। मतलब एक हाउस आप अच्छा करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि दूसरा हाउस आपका अच्छा हो जाएगा, जैसे कि 1 और 7 हाउस। ठीक है, आप अच्छे हैं, आप खुश हैं, तो चांसेस ये हैं कि आपका स्पाउस भी खुश रहेगा, आपका स्पाउस खुश रहेगा तो चांसेस ये हैं कि आप भी सुखी रहेंगे। ठीक है, ऐसे 3 और 9 ले लीजिए। आप मेहनत करेंगे, तीसरा हाउस जो है मेहनत का हाउस है, आपके एफर्ट्स का हाउस है, आप मेहनत, और 9वां हाउस जो है आपके भाग्य का हाउस है। आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य खुलेगा। ठीक है, आपका भाग्य अच्छा होगा तब भी आप मेहनत कर पाएंगे, राइट। तो दोनों चीज़ एक दूसरे के पूरक हाउस है। ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। ठीक है, ऐसी 4 और 10 ले लीजिए। आप 4 मतलब आपके कंफर्ट्स, 10 मतलब आपके कर्म। अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप कर्म कर पाएंगे, और अगर आप कर्म करते हैं, ठीक है, तभी तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप बैठे ही रहेंगे तो कैसे कंफर्टेबल रह पाएंगे। ठीक, ऐसे ही छठा और 12वें हाउस की थ्योरी होती है। ठीक है, अब छठा हाउस बोलता है, छठा हाउस है दोस्तों साधना का हाउस। साधना क्यों कर रहा है आदमी? कर्ज चुकाने के लिए। ठीक है, कर्ज जो कि उसने कई जन्मों में अक्यूमुलेट किए हैं, उनको चुकाना है। उसे क्यों चुकाना है? क्योंकि उसे फ्री होना है, मतलब 12वां हाउस। ठीक है, और फ्री क्यों होना है? 12वां हाउस मतलब फ्री क्यों होना है? क्योंकि उसे उस लायक बनना है कि वो और कम ले सके और चुका सके। पहले के कर्मों से फ्री होगा तभी तो और चुका पाएगा। ठीक है,
पर अब 6th और 12 की एनर्जी जो है बिल्कुल अपोजिट होती है। तो 6th कहता है दोस्तों कि फाइट करनी है आपको, लड़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि शत्रु का भी हाउस 6th है ना, रोग का भी हाउस 6th है, बिना लड़े कैसे वहाँ से मतलब पार पाना बड़ा मुश्किल है। 12वां हाउस आपसे बोलता है कि आप सरेंडर करो, भगवान के ऊपर चीज़ों को छोड़ो। अब लेकिन जब इन दोनों की एनर्जी आप मिलाएंगे तो बिल्कुल अपोजिट एनर्जीज है। तो कैसे मिलाना है इन दोनों की एनर्जी? तो इन दोनों की एनर्जी ऐसे मिलानी है दोस्तों कि आपको लड़ना है लेकिन सरेंडर करके, डिटैच होके, ठीक है। मतलब आप जिस भी चीज़ से कर रहे हैं उससे डिटैच रहिए, उससे कोई भी मतलब मुश्किल है अपने कर्म पे ध्यान दें, ठीक है, उसके रिजल्ट्स पे ध्यान न दें, वो भगवान के ऊपर छोड़ दें। क्योंकि वैसे भी आप उसको, जैसे हमने पहले वाले फिलॉसफी से समझा था, वैसे भी उससे कोई आसक्ति नहीं रखनी। तो आप बिल्कुल उससे बिना किसी रिजल्ट की आशा के एकदम डिटैच तरीके से भगवान के आगे सरेंडर करके फिर उस काम को करें, ठीक है। उसमें कोई लालच या किसी भी तरह की कामना ना रखें, ठीक है। तो इस तरह से दोनों हाउसेस की एनर्जी को मिलाना है और इस तरह से 6th हाउस को आपको डील करना है। अगर 6th और 12th का हम एनर्जीज को मिला दें, ठीक है। तो ये तो रही दूसरी बात। अब तीसरी बात आती है दोस्तों मंडेन टास्क। अब मंडेन टास्क क्या होते हैं? मंडेन टास्क ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कुछ भी नयापन नहीं होता, आप डे टू डे बेसिस पे उसे करते हैं, ठीक है। आपको उन टास्क से कुछ पाने की उम्मीद भी नहीं होती है, ना कुछ सीखने की उम्मीद होती है। तो जैसे हम डे टू डे पे कई सारे मंडेन टास्क करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रश करना, फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जी लाना, दूध लाना, ठीक है, और भी कई सारे काम हैं। ऑफिस में भी हम कई सारे काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ मॉनिटर करना डे टू डे पे, कोई एक्सेल फाइल बनाना, कोई टाइम शीट भरना, ऐसे बहुत सारे हम काम करते हैं जो कि मंडेन होते हैं, जिससे हमारी कोई लर्निंग नहीं होती, लेकिन वो ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी तरह की चीज़ों को चलाने के लिए मंडेन टास्क ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हम हर टास्क से कुछ ना कुछ सीखें, ठीक। तो जनरली देखा गया कि जो टास्क हम रूटीन में करने लगते हैं वो जनरली मंडेन बन ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लेवल के बाद उनसे लर्निंग ख़त्म हो जाती है, लेकिन करने वो ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। अब आपने कुछ चीज़ देखी होगी, मतलब एक चीज़ गौर की होगी, मंडेन टास्क जो होते हैं उसमें किसी भी तरह की हमें या जनरली हम जो रूटीन में भी टास्क करते हैं किसी भी तरह की आसक्ति नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, हम मतलब किसी भी तरह की उसमें काम भावना हम नहीं रखते हैं, कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, बस उसे करते हैं। और मतलब ये इतने पावरफुल होते हैं, आप डेली डेली करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिए, जैसे लोन देना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को 50 लाख का लोन देना है, अब वो 50 लाख का लोन वैसे जमा करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए, लेकिन वो जब हाउस लोन लेता है धीरे धीरे हर महीने किस्त देते 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 कब वो 50 लाख पूरे होते हैं उसे भी नहीं, बंदे को भी नहीं पता चलता, ठीक है। तो बहुत पावरफुल होता है मंडेन टास्क में, और मंडेन टास्क की जो एक आउटपुट होता है बहुत पावरफुल होता है ड्यूरिंग द टाइम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो रूटीन वाली बात है 6th हाउस की रेमेडी, वो यहीं से आई होगी, क्योंकि इसमें देखिए आप किसी भी तरह की आसक्ति भी हमसे, मतलब कि हम जब भी मंडेन टास्क करते हैं किसी भी तरह की आसक्ति उससे नहीं रखते। तो यही तो हम कह रहे हैं, कर्जा जब हमें देना होता है तो हम किसी तरह की काम भावना उस टाइप के टास्क से हमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों चीज़ों को मिला दें, मतलब पहली बात हमने बोली कि कर्जा किस तरह से देना चाहिए ये समझा हमने। दूसरी बात हमने समझा अपोजिट हाउस की एनर्जीज और खासकर 6th और 12th हाउस की एनर्जी कैसे मिलाएं। और तीसरी चीज़ कि मंडेन टास्क किस तरह से काम करते हैं, जो कि हम जनरली 6th हाउस से जोड़ते हैं। इन तीन चीज़ों को मिला दें तो ये बनता है कि हाँ, रूटीन से फ़ायदा हमें ज़रूर होता है और बिल्कुल ये एनर्जी काम करती होगी, लेकिन इस एनर्जी को 100% सक्सेस बनाने के लिए
आप उस काम को इस तरह से करें कि उसमें किसी तरह की कोई आसक्ति ना रखें, ठीक है। सरेंडर की भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति, मतलब रिजल्ट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वही कहते हैं ना कि कर्म कर, कर्म पे हमारा अधिकार है, रिजल्ट पे हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। इस तरह की भावना के साथ आप काम करें, भगवान को सरेंडर करें, क्योंकि वो चीज़ आपको कर्म चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए, डेब्ट चुकाने के लिए मिली हुई है। कोई भी 6th हाउस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल रूटीन आप करें, उससे रिलेटेड कोई रूटीन करें, लेकिन उसमें किसी भी तरह का इस तरह की भावना ना रखें कि हमें अपने लिए कुछ करना है। ये समझें कि हमें अपने पुराने किए हुए कर्म हैं, उन्हें ख़त्म करना है, उन्हें बर्न करना है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। इस तरह की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तभी वो रेमेडी काम करेगी। अदरवाइज ऐसी कोई भी रेमेडी कर देंगे रूटीन में तो वो काम नहीं करेगी, ठीक है। अब ये हमने, अब देखिए ये तो हमने समझ ली फिलॉसफी। अब प्रैक्टिकल चीज़, यह चीज़ हम कैसे करें। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपका में एग्ज़ाम में नंबर लाना, ठीक है। आप उस चीज़ को एकदम से दिमाग से निकाल दीजिए। आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मुझे भाई 2 से 4 बजे तक मैथ्स की पढ़ाई करनी है, तो आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसको एक जॉब की तरह करें, बाकी सब भूल जाएं। आपका रिजल्ट कैसे होगा, कितने नंबर आएंगे, सपने मत देखें, अपने लिए कुछ मत सोचें। आपको पढ़ाई करनी है और रूटीन में करनी है, उसे तोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, क्योंकि जॉब होती है, बहुत रेयरली होता है कि आप उसमें छुट्टी लें, बहुत कम होता है छुट्टी लें, आपको डेली उसमें जाना ही पड़ता है, ठीक है। बैंक की किस्त होती है, बहुत ही रेयर होता है, आप कोई भी कर्जा आपको देना होता है, आपको रूटीन में उसे करेंगे तो बहुत इजीली वो हो जाएगा और बहुत आसानी से उसे कर पाएंगे, ठीक है। ऐसी आपको फिजिक ठीक करनी है, ठीक है, भूल जाएं फिजिक ठीक करनी है। डेली एक रूटीन बनाएं कि मुझे जूते पहनने हैं, नीचे जाना है, रनिंग करनी है और वापस आ जाना है, बस। इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपको मज़े आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपको इससे भी मतलब नहीं आपका वेट घट रहा है नहीं कर रहा है। छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए और सरेंडर करिए, भगवान के ऊपर सरेंडर करिए। कर्म, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी भी तरह की कोई आसक्ति मत रखिए, तो वो रेमेडी 100% काम करेगी। ऐसी सिंपली रूटीन बनाने से वो एनर्जी का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अच्छा, आसक्ति जब मैं छोड़ने को बोल रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत चीज़ आपका ध्यान जाए, लेकिन कोशिश करिए जितना ज़्यादा हो सके निष्काम भावना से उस काम को करें, भगवान के लिए, मतलब भगवान के आगे सरेंडर करें, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है उसमें तो कोई बात नहीं, सरेंडर करें, ठीक है। डेली रिजल्ट को वॉच आउट ना करें, बस काम करने पे ध्यान दें और ख़त्म करें, ठीक है। इस तरह से इस टास्क को आप मंडेन भी बना देंगे और यकीन मानिए करके देखिए, मतलब रिजल्ट तो मिलेगा ही। हालांकि हमारा मकसद रिजल्ट से है भी नहीं, पर रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और सिर्फ लाइफ के उसी पार्ट में नहीं हेल्प करता, ये कई सारी पार्ट में आपकी हेल्प करेगा। तो ये दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है दोस्तों। जिन जिन लोगों ने देखा बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।